बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके ताउन से बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच गए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी से हम अचीव भी कर लेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर 26वीं आइनी तरमीम होने जा रही है। जिस अवाम के वोट से ये तमाम जमहूरी फ्रॉडिये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमान, जहां पर अवामी और अवाम के फैसले होते हैं, वहां पर ये आज अपने और अपने बच्चों के फैसले करने जा रहे हैं। अपने सियासी वरासत को किस तरह दुआम बख्शा जाएगा और इस सियासी वरासत के तहफ़्फ़ुज़ की जो कसम इन्होंने खाई थी, आज ये इसी ऐवान के अंदर एक नई तरमीम जो है वो करने जा रहे हैं। सेनेट के अंदर ये तरमीम पेश कर दी गई है और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्होंने मुकम्मल हुकूमत का मौक़िफ़ रखा और बताया, हमें खुसूसियात ये बताते हुए नज़र आए कि जमहूरियत का ये हुस्न है, जमहूरियत के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये जमहूरियत के लिए किया या रायवेंड के लिए किया। ये जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम के लिए किया या बिलावल के लिए किया या बिलावल हाउस के लिए किया गया या भुट्टो के ख़ानदान के लिए किया गया या फिर उन लोगों के लिए किया गया जो नज़र नहीं आते, जो हाथ हमें कभी नज़र नहीं आते। अगर नज़र आए भी और कोई उन पर बात करे तो वो हाथ उनकी गर्दनों तक पहुंच जाते हैं। ये वही हाथ हैं जो अब से कुछ ही देर पहले जिन लोगों को छुपा लिया गया था, अब वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि व्हील चेयर के ऊपर एक सेनेटर को लाया गया है। ठीक है, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये पाकिस्तान है, ये हमारी जमहूरियत है, जहाँ पर लोगों को उठाकर मार पीट कर, बच्चों को उनकी चीखें सुनाकर, बड़ों को आप वोट जो है वो अपने हक में कर रहे हैं। और फिर शहरी रहमान ये कहती हैं कि जमहूरियत का हुस्न यही है। तो सर, ये जमहूरियत आपको मुबारक हो, पाकिस्तान की आवाम का इस जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज की इस नशिस्त के अंदर व्यूअर्स, ये 26वीं आइनी तरमीम, मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आम आदमी जिसके वोट से ये तमाम जमहूरी मसखरे पार्लिमान तक पहुँचते हैं, उस बेचारे को मालूम ही नहीं कि उसके साथ आज क्या हो रहा है। और उसके वोट को हासिल करने के बाद ये तमाम जमहूरी जो फ्रॉडिये हैं वो किस किस्म की तरमीम लाने जा रहे हैं। जिस पाकिस्तान की आवाम ने अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको वोट दिया, आज ये तमाम जमहूरी फ्रॉडिये अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरमीम को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर ये 26वीं आइनी तरमीम जिन हालात के अंदर हो रही है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का पूरा सियासी निज़ाम इस वक्त कंट्रोवर्सी की जद में है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर कंट्रोवर्सी की जद में है। कादी साहब के कलम से लिखे गए जितने भी फैसले थे वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा स्याह हरूफ में लिखे जाएंगे और लिखे गए। ये ऐसे वक्त में 26वीं आइनी तरमीम जो है वो की जा रही है। आज तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। वो जो मैंने रेडी पर आज अपने बच्चों की रोटी और रोज़ी के चक्कर में मारा फिर रहा है ना, आज जब ये आइनी तरमीम करें छुट्टी वाले दिन, ये आवाज़ उस तक पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए मैं सादा अल्फाज में ये 26वीं आइनी तरमीम किस तरह उसके हक पर डाका मारा जा रहा है, उसे समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसे मालूम ही नहीं बेचारे को कि उसके साथ क्या हो रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के अंदर इन्होंने जी कमीशन के पास सारे इख्तियारात रख लिए हैं। अब पाकिस्तान की अदालतों में जजेस कितने होंगे, जजेस कैसे होंगे, जजेस की रंग नस्ल, उसकी ज़ुबान, उसकी शक्ल, उसकी कबीले का तयन, उसका अच्छा होना, उसका बुरा होना, हर चीज़ का फ़ैसला ये तमाम लोग सियासतदान करेंगे। यानी इन्होंने ना एक तरह से एक प्राइवेट किस्म की एक अपनी अदालत और एक अपना निज़ाम बना लिया, जिसको पाकिस्तान के किसी भी लेवल के ऊपर अब आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे। और ये सब कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब इस मुसवदे के मुताबिक जो सेनेट में पेश किया गया, इसके निकात मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। काबीना ने जो मंजूर किया जी, इसके मुताबिक जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आइनी बेंचेस में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे और आर्टिकल 184 के तहत अस खुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। अब आप अपने गौर करना है, इसके साथ साथ हम कमेंट्री भी करेंगे और अपना तज्जिया। और ये किस्सा एक काला कानून है और अदलिया का जो रोल था उसे कम कर दिया गया है। यानी चीफ जस्टिस होगा, चीफ होगा, लेकिन जस्टिस आपको नज़र नहीं आएगा।
मंजूर शुदा मुसद्दे के मुताबिक जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा, यानी तमाम इख्तियारात अब जुडिशल कमीशन के पास होंगे। वही इस बात का फैसला करेगा कितने जजेस रखने हैं, 2, 3, 4, 5, और किस किस ख़ानदान और किस किस वफादारी का जो अहद उसने निभाना है, इसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। और तमाम सूबों की नुमाइंदगी की बात भी की जा रही है। अब इसमें ना एक कंट्रोवर्सी ये पैदा हो जाएगी कि अगर किसी जूनियर जज को आप ऊपर लेकर आएंगे तो फिर वो कहाँ गई बात जो माजी में हम सुनते रहे कि जूनियर सीनियर वाली जो लड़ाई है। फिर आर्टिकल 184 के खुद इख्तियारात, बहुत सारे केसेस सर ऐसे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा करते हुए इख्तियारात को 184 के तहत सुना, इसको कर्टेल कर दिया गया है। यानी अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा हो, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस साहब जो है बस खुद नोटिस नहीं ले सकते, बल्कि इसे अब आप कमेटी के ज़रिए, फिर कमीशन के ज़रिए और फिर एक जजेस की नॉमिनेशन होगी, उसके तहत इसको देखा जाएगा। मुसद्दे में आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। अब ये जो 63A वाला मामला था ना, अगर ऐसा कोई केस चला जाता है तो ये भी आइनी बेंच के सामने लगेगा और ये दायरा इख्तियार भी उसका उन्होंने वसी कर दिया है। यानी इसके ऊपर एक अलग से बेंच नहीं बनाया जाएगा, इसे भी आप आइनी बेंच के हवाले करेंगे और वहाँ पर आपकी मर्ज़ी के जजेस बैठे हुए हैं। तो ये मामला भी क्लियर हो गया, क्योंकि अगर कल को कोई ये कहता है कि जनाब हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इस फलाहनी शिक के ऊपर जो है इतराज़ है, तो आप अपनी इसके अंदर राय दे दें, या कहीं पर कोई चीज़ मुबहम हो, क्लियर नहीं हो, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन अफलातूनों ने लिखा है और जो बनाया उसमें हर चीज़ ही मुबहम है, क्लियर नहीं है। बार बार कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर एडा ही क्लियर है, क्या है काजी साहब जो बार बार किताब उठाकर कहते थे, तो फिर तशरीह की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब लोगों के नाअहली वाले मामले के ऊपर भी अगर आपको कहीं पर रहनुमाई की ज़रूरत है तो फिर आप आइनी बेंच के सामने जाएंगे। तो इस तरह के मामला सारे अब आइनी बेंच के सामने लगाए जाएंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा और पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। मैं आपको ना 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोकूंगा और समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा कि मौलाना का किरदार पता लग गया आज क्या है। मौलाना की क्या डिमांड थी कि करो पहले जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन और फिर हम आगे बात आपसे जो है वो करेंगे। अब आइन में तरमीम आप करवा रहे हैं, मौलाना के साथ धोखा हुआ है या मौलाना ने धोखा दिया है, इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था ना कि जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन होगा, फिर आइंदा से आप इसे अमल दरामद करें। और ये सवाल इन पर्टिकुलर उनसे हुआ भी है कि बेंच के अंदर, यानी जो पैनल है 3 जजेस का, उनमें से एक को आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाने जा रहे हैं। और ये तो आपकी जो पहला मुसवदा था जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ पीपल्स पार्टी का, उसके ख़िलाफ़ है, तो आप क्या इस पर आप इत्तफाक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जुज़वियात हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप धोखा दे रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्हें बनना चाहिए था, इस फैसले के बाद और इस तरमीम का जो मुसवदा आज पेश किया गया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रहे। और मौलाना का इसके अंदर भरपूर तरीके से हाथ है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम वोट देने जा रहे हैं। मुसवदे के मतन के मुताबिक कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। ये वही तरीका है जी, 3 नाम आते हैं GHQ से, 3 जो टॉप जनरल्स हैं, 4 टॉप जनरल्स हैं, उनमें से एक को आर्मी चीफ बना दिया जाता है। इसी तरह ये एडवाइजरी जाएगी, सदर साहब उस पर दस्तखत लाएंगे और कहानी जो है वो फिर इसी तरह आगे चलेगी। अब मैंने ना आपको आगे चलकर ये भी बताना है, 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक शख्स ऐसा है जिसे ताक क़यामत आपने अपने ओहदे पर उसे विराजमान रखना। ये कौन है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और फिर आज इमरान खान कैसे जीत के आया। इमरान खान सच्चा था, सच्चा है, और उसने जो इस पाकिस्तान के निज़ाम को 2013 से एक्सपोज करना शुरू किया ना, ये अब गवाहियाँ आ रही हैं और सिस्टम खुद चीख चीख के बता रहा है कि सारे डाकू इकट्ठे हो गए, सारे लुटेरे जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान को लूटेंगे। और इन लुटेरों ने एक नया खेल खेला है जिसे 26वीं आइनी तरमीम का नाम दिया गया है। ये आपको मैं आगे चलकर ना सारा फैक्ट के साथ जो आपके सामने रखता हूँ, पूरी टाइम लाइन। 65 साल जी हद मुकर्रर कर दी गई है, तो काजी साहब का तो पत्ता साफ हो गया जी, वो अब नहीं बन सकेंगे। हाँ ये ज़रूर है कि इनकी खिदमात वैसे कैसे आप दोबारा से इंगेज कर ले, चूँकि इमल वली साहब जो हैं वो बड़े आज चीख रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं जी कि बानी PTI ख़त्म हो चुका है, बानी PTI जेल में कैद हो चुका है। और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की हैं कादी साहब की, जस्टिस गुलजार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और फिर बाकी लोगों के हवाले से वो काफ़ी और किस्म की गुफ्तगू बिलो द बेल्ट कर रहे थे, वो भी सेनेट के अंदर।
اور ان کو سر یہ خیر قاضی صاحب کے چرچے اور قاضی صاحب کے اب قصیدے پڑھ رہے تھے تو ان کے لیے شاید یہ بری خبر ہوگی کیونکہ ان کا چیپٹر جو ہے کم از کم کلوز ہو گیا. ہاں ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا تو کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ ضرور نکالا جا سکتا ہے. ایک بات ایمل ولی نے جو کی ہے میں چلتے چلتے اس پہ بھی کمنٹ کر دوں کہ پی ٹی اے والے آگے بڑھیں, کب تک بانی کا انتظار کرو گے؟ اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں نظر آتا, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جماعت ہی عمران خان کی ہے. آج اگر پاکستان تحریک انصاف جو مذاکرات کر رہی تھی, آپ نے بھی اس پہ کمنٹ کرنا ہے, لوگوں نے کتنا انہیں سے سپورٹ کیا مسلسل. آپ ابھی بھی آپ سروے کر لیں, بلکہ ہم یہ سروے کر لیتے ہیں. سوال سر یہ ہے کہ یہ جو مولانا کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی آئینی پیکج کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کا اصل ٹارگٹ یہ تھا یا نہیں, یا عمران خان کی رہائی؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ جماعت جو جا کر مولانا سے ملتی رہی اور انگیجمنٹ اور پورا پروسیس کا حصہ رہی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی منزل نہیں تھی. اس حکومت کو گھر بھیجنا, الیکشن کو دوبارہ کروانا, یہ پاکستان تحریک انصاف کی منزل تھی. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ آگے بڑھو, چھوڑو عمران خان نہیں ہے, بھائی یہ جماعت ہی اسی کی ہے, یہ پاکستان کی عوام ہی اسی کی ہے. اس ملک کے اصل وارث پاکستان کی عوام, اور پاکستان کا جو اصل وارث ہے جسے پاکستان کی عوام نے یہ اس کرسی پر بٹھایا, آپ نہیں مانتے نہ مانے, وہ عمران خان ہے, آپ اسے مائنس نہیں کر سکتے. آج سارے جمہوریت کے چیمپئن ایک ایک کر کے جو ہے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کو یہ درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عمران خان کو بھول جاؤ. عمران خان کو تم بھول کر دیکھو, قوم تمہیں جو ہے ہمیشہ کے لیے بھلا دے گی اور تم اس ردی کی ٹوکری میں تمہیں پھینک دے گی جس میں سے کوئی تمہیں نکال کر دیکھے گا بھی نہیں, اور اس ردی کی ٹوکری کو نا پھر آگ لگا دی جائے گی. تمہارا حال وہ ہونے والا ہے. آج جتنے بھی یہ جمہوریت کے چیمپئنز بن کے یہ تمام ترامیم کر رہے ہیں, یہ تمام ترامیم ان کے خلاف جو ہے ایک دن ضرور استعمال ہوں گی, اور پھر انہیں یاد آئے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کچھ کیا تھا. ویسے اس آئینی مسودے کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس عام آدمی تک پہنچانی ہے جو سڑک پہ کھڑا ہو, جسے کم از کم میں نہیں بھولا پروگرام کے شروع میں جس کا میں نے ذکر کیا, اسے پتہ چلے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. پہلی چیز ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان, آرٹیکل 215. اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک سرکار چاہیں کرسی پر بیٹھے رہیں, یعنی تا قیامت, لفظ استعمال نہیں کیا لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کا جانشین نہیں آتا آپ اسی طرح تخت کے اوپر بیٹھے رہیں گے. آپ کو ویورز ایک بات یاد رکھنی ہے, اس نظام کے اندر عمران خان مسلسل کہتے رہے نا کہ بینیفیشری ہیں 4, اور ان میں الیکشن کمیشنر آف پاکستان ایک بینیفیشری ہی تھا. اور الیکشن کمیشنر نے اپنے حلف کے خلاف جا کر وہ فیصلے دیے جس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا, یہ نیا مسودہ, نئی ترامیم, یہ نیا قانون لا کر اس فیصلے کو روندنے کے لیے انہوں نے حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے ہی سب کچھ کروایا. اب کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھائی. اب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار اور ایک نئی زندگی کیوں دی گئی ہے, اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے, اور عمران خان آج دوبارہ سے سچا کیسے ثابت ہو گئے یہ میں آپ کو نا تمام ایونٹس کے ذریعے اور ایگزامپلز دے کے ثابت کر دیتا ہوں, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. آپ کو یاد ہے نا کہ خان صاحب جب الیکشن میں دھاندلی ہوئی بیک ان 2013-14, انہوں نے کیا کہا تھا کہ یار 4 حلقے کھول دو, پتہ چل جائے گا کہ کیا اس وقت ہوا ہے, تھیلے کھولو, اور پھر وہ تھیلے کھلے. عمران خان آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فارم 45 ہیں ان کو اکٹھا کریں اور حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کیا کیا یہ آپ نے غور سے سننا ہے کہ سب سے پہلے 8 فروری سے پہلے 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی. پریس کانفرنسز کروانے کے بعد لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں, نئی پارٹیاں بنا دی گئی تاکہ آنے والے الیکشن کی تیاری کی جا سکے. ہر حلقے کے اندر اسٹیشن بنا دیے گئے, لوگوں کے ڈیسک قائم کر دیے گئے, مائکرو لیول کے اوپر کس طرح الیکشن کو مینیج کرنا ہے, کون کہاں پر فیسیلیٹیٹر ہوگا, یہ پوری پلاننگ ایک جال بچھایا گیا پورے ملک کے اندر. الیکٹیبلز ڈھونڈے گئے, اس کے ساتھ ساتھ کون وفاداری نبھائے گا, سب کو اکٹھا کیا گیا. نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا پیرالل نظام جو ہے وہ آپ نے کھڑا کیا. عمران خان نے پھر بھی لوگوں کو جو آتا گیا, جس کو چاہے وہ میر جعفر تھا, میر صادق تھا, کوئی سچا تھا, کوئی جھوٹا تھا, ٹکٹ مل گیا. لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے جاتے ہیں. اس کے باوجود عمران خان سب سے زیادہ جو امیدوار تھے انہیں فیلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے. عمران خان کے نام کے اوپر
लोगों को वोट पड़ता है। बल्ले का निशान काजी साहब ने छीना, काजी साहब के बल्ले का निशान छीनने के बावजूद लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ कर इमरान खान के नाम पर, इमरान खान की आवाज़ पर लोगों ने इस जमात को वोट दिया और जितवा दिया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है। लेकिन दूर खड़े हुए जो एम्पायर्स थे ना, वो परेशान हो गए कि यार ये जमात कैसी है। हमने बल्ले का निशान छीन लिया, बल्ला छीन लिया, पार्टी के लोग छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, लेकिन हम सपोर्ट जो थे वो छीन नहीं सके। क्या करें? फॉर्म 45 के ऊपर हुकूमत अगर बनाई गई तो वो तो इमरान खान सबको उड़ा देगा। तो फिर फॉर्म 45 और 47 की कहानी शुरू होती है। लोगों को रातों रात हरा कर एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ गई। नवाज शरीफ हार गया, उसकी बेटी हार गई, उसका पूरा ख़ानदान हार गया, लेकिन इन तमाम लोगों को जितवाया गया और फॉर्म 45 से 47 तक का जो सफ़र है इन्होंने दोबारा जो है वो शुरू किया। खान साहब बाहर हैं और फिर इलेक्शन कमिश्नर का किरदार, इस पूरे खेल में ना इलेक्शन कमिश्नर ही आपको नज़र आएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिशरी इलेक्शन कमिश्नर बना है इसके अंदर। इलेक्शन कमिश्नर ने जब इनको पता चला ना नंबर्स कम है, करते क्या हैं ये, उन हलकों के जहां पर मार्जिन कम है ना, दोबारा खोल कर जो डिफरेंस है उसको कम कर रहे हैं। गिनती करो जी, दोबारा गिनती होती है तो पता ही चलता है कि जो पीटीआई का जीता हुआ था उसे हरा देते हैं और जो हारा होता है उसे जितवा देते हैं। तो यहाँ से नंबर्स इन्होंने अपने दोबारा से इनका रिवाइवल शुरू किया। तो इसमें किरदार किसका है? इलेक्शन कमिश्नर का। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो एम्पायर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं शक है कि कल को अगर इमरान खान और इलेक्शन की तरफ हम दोबारा गए तो आवाम ने तो बदला लेना ना जी, इस पूरे निज़ाम से, निज़ाम के ठेकेदारों से, तमाम लोगों से बदला लिया जाएगा। तो फिर हमारे पास कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए जो हमारी बात को सुने। और फिर याद रखिएगा, जब सारे विलन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर एक विलन उसको उसकी मर्जी का हिस्सा ना मिले ना तो फिर वो तबाही मचा देता है। और यही कुछ इलेक्शन कमिश्नर ने करना था। मेरी इतला तो सर यही है कि इलेक्शन कमिश्नर ने इनको भी कह दिया था कि जनाब हमारा भी हक है, हमने भी आपकी बड़ी खिदमत की तो लिहाजा हमारी खिदमत भी की जाए। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा से, यानी ता क़यामत ता हयात, जब तक सरकार आपका दिल करता है कुर्सी पर बैठे रहें, अनलेस एंड अनटिल आपका जानशीन जो है मुकर्रर करें। तो ये इस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया, यानी जब तक इनसे अच्छा बच्चा नहीं मिलता, फर्मा बरदार इनकी नस्ल का, इनके ख्यालात का नहीं मिलता, ये काम जो है इसी तरह जारी रहेगा। तो आज इमरान खान सच्चा दोबारा साबित हो गया ना कि इलेक्शन कमिश्नर, खान साहब कहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स खोलो, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मर्जी के जजेस लगवा दिए, निज़ाम फिर कंट्रोल हो गया। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसला करें, उनका काम रोक दिया गया। उन्हें पता था कि फॉर्म 47 अगर 45 आ गया तो 47 की क्या हैसियत रहेगी। तो हर तरह से ये तमाम जो तरामीम की गई और जो तरामीम इस वक्त होने जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन को हलाल करार देने के लिए सब कुछ जो है वो हो रहा है। और आप देख लेंगे जो पाकिस्तान की अदालतों से जो फैसले आने वाले हैं अब कुछ ही दिनों में, वो भी इन्हीं के मातहत होंगे। और जो सबसे जो अहम नुक्ता है व्यूअर्स इसके अंदर, दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि इमरान खान आज दोबारा सच्चा साबित हुआ और इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। और तीसरी चीज़ है पाकिस्तान की अदालतें। मेरे समेत बहुत सारे लोगों को गिला है इन अदालत में बैठे हुए जजेस से कि सर आपके लिए हम तो बोल रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भी बोल रही है, सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ भी बोल रही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि 2 दफ़ा आपने हिम्मत की और आपने एक एलामिया जारी किया, एक्सप्लेनेशन दी कि मखसूस नशिस्तें दो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, ये आपने काम अच्छा किया। लेकिन इसके अलावा हमें पाकिस्तान के जजेस कहीं पर भी बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे। किस बात का इंतज़ार है ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है तो ऑब्वियसली फिर ये फैसला उन्होंने करना है। अगर वो इनकार करते हैं तो फिर तीसरा जज की जगह चौथा जज जो है इस पैनल में शामिल करके जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो वो तो बड़ी खुशी जो इससे कुर्सी पर बैठेंगे। तो यहाँ पर यूनिटी का फुकदान है। आज अदालतें यतीम हो गई, आज अदालतों के पास जितनी पावर थी वो सारी की सारी पावर जो छीन ली गई। यानी ये कैसे मुमकिन होगा, सियासतदान अपने फैसले लेने के लिए अपनी मर्जी की अदालतें और मर्जी की जजेस को बिठाकर ये तमाम चीज़ें जो है वो हासिल करेंगे। शफाफियत कैसे आएगी? कोई भी सियासतदान जो पार्लिमानी कमेटी और जो ये जुडिशल कमीशन की जो एक नई हैयत हमारे सामने पेश की है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक जो खान साहब या पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से जो फैसले हैं वो हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक और अपने तय जो हैं वो करवाएं, अपने लिए करवाएं और अपने तरीके से करवाएं। क्योंकि अगर असली मुंसिफ आकर इन कुर्सियों पर बैठ के और उन्होंने आइन और कानून की बात की तो फिर हमें
कौन पूछेगा। व्यूअर्स, ये आज की हमारी मुख्तसर सी नशिस्त है। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी और शायद उस वक्त तक ये काला कानून जो है और काली तरामीम शायद उस वक्त पास हो चुकी हूँ, और अब देखना ही होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि कौन कौन जो है वो बिका है और कौन कौन आया है और किसने क्या कहा, ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ज़ैन कुरैशी के लिए जी एक कंसर्न ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि ज़ैन कुरैशी साहब भी बताया जा रहा है लापता हैं, और अगर वो नमूदार हो गए कौमी असम्बली के फ्लोर पे तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि इनके पास बहुत सारे लोग हैं और ये सोच ये रहे हैं कि किसको इस्तेमाल करना है, कुरा किसके नाम निकलता है। अगर ज़ैन कुरैशी को उन्होंने पेश करवा दिया और फिर ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी पे प्रेशर होगा, मेहरबानों पे प्रेशर होगा कि देखो तुम्हारा भाई तो जाके इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तरमीम के अंदर वोट देकर आ गया है, तो तुम किस मुंह से इमरान खान की बात करते हो। एमल वली ने जो कुछ कहा है खान साहब के बारे में ज़रूर अपने कमेंट दीजिएगा, और वो ये कह रहे हैं कि खान जेल में गया अब बाहर नहीं आएगा, पीटीआई वालों आगे बढ़ो। तो क्या पाकिस्तान की कौम आगे बढ़ेगी? तो आप पाकिस्तान की कौम हैं, या आपने फ़ैसला करना है, कमेंट में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपने ख्यालात का इजाज़त दीजिए। अल्लाह।